नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। कामना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, मैं सबसे पहले आज आपसे 2-3 मिनट लेना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आए हैं कि मैम हमारी कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन दो हमें। तो सबसे पहले कि किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपका टेलीग्राम चैनल मुझे नहीं मिल रहा है। तो टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं बात करूं तो आप सब लोग प्रबोध क्लासेज, हमने हिंदी में लिखा होगा प्रबोध क्लासेज, तो हिंदी से सर्च करें आप, मतलब कि टेलीग्राम चैनल में जाके आप हिंदी में सर्च करें कि प्रबोध क्लासेज, तो आपको वहां मिल जाएगा। और अपना प्रबोध क्लासेज का जो लोगो है वो वही टेलीग्राम में लगा हुआ है, ये सेम लोगो। तो आप वहां जाके इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपको उस चैनल के अंदर आपको जो हमारा जो चैनल है उसके अंदर आपको फाइल्स में जाके आपको सारी पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, मुझे किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि वो बोल रहे मैम हमारी हेल्प करो कि हमारा मैम ट्रिक के साथ पढ़ाना आप सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं यही उनको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रिक हम जब शुरुआत करेंगे ट्रिक के बारे में, अभी तक तो हम जैसे अपन शुरुआत किया इतिहास के बारे में, हम जब आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल को पढ़ेंगे तो आपको एक एक ट्रिक के बारे में एक एक चीज याद करवाई जाएगी। ठीक है। तीसरा, किसी का कमेंट था कि मैम आप पूरा सिलेबस करवाओगे या नहीं करवाओगे। तो सिलेबस के बारे में मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि अपना जो ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है और सेकंड का सिलेबस है पूरा आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहने वाला, इस पे पूरा करवाऊंगी। उसके अंदर आपको मैंने पहले बता दिया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास वो ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में सेम है। तो जो भी ग्रेड फर्स्ट की और सेकंड की तैयारी कर रहा है तो उसको अभी फिलहाल कोई दिमाग नहीं लगाना कि मुझे अलग से पढ़ना चाहिए या फिर ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास है तो अभी तो आप कॉमन टॉपिक है तो आप इसको पढ़ो। उसके बाद जैसे कुछ रचनाएं, उपन्यास वगैरह, कविता, कहानी वगैरह है, तो जैसे कुछ फर्स्ट ग्रेड की है तो मैं उसको अलग से फाइल्स बना के फर्स्ट ग्रेड की अलग से पढ़ाऊंगी और सेकंड ग्रेड का अलग से स्टार्ट करूंगी। ठीक है। और व्याकरण का पार्ट है जो फर्स्ट ग्रेड में वो सेकंड ग्रेड के अंदर सेम है। ठीक है। तो सिलेबस वाली बात आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इस बारे में कि हम सिलेबस पूरा करवाओगे या नहीं करवाओगे। पूरा सिलेबस आपको फ्री में मिलने वाला है अपने इस चैनल के ऊपर। ठीक है। और साथियों, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ बहुत कम है क्योंकि आप वीडियो को ना तो शेयर कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अब आज की कक्षा का। हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। और अब तक हमने बात कर ली थी गार्सदा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। किसके बारे में साथियों? गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। और डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में हम आज चर्चा कर लेंगे। फिर बाद में अपने पास बचेगा सिर्फ नागरिक प्रचारणी सभा काशी, तो उसके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे हम। ठीक है। शुरुआत करते हैं हम आज की कक्षा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। ठीक है। इनके जन्म के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1928 ईस्वी में। स्थान के बारे में, इनका स्थान कौन सी जगह इनका जन्म हुआ था, तो राजस्थान के ही एक मंडा गांव है। कहाँ है? मंडा गांव सुरेरा के अंदर। सुरेरो एक जो जगह पड़ती है उसी के अंदर एक मंडा गांव राजस्थान के अंदर, वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एमए के बारे में बात करते हैं, इन्होंने एमए पंजाब विश्वविद्यालय हिंदी से की थी। किससे? पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और उन्होंने आलोचक के रूप में ख्याति अर्पित की थी। ठीक है। ये तो हम इनके बारे में सामान्य परिचय के बारे में उनके बात की थी। आगे हम बात करते हैं इनकी रचना के बारे में जो काफी फेमस है। इनकी पुस्तक काफी बार पूछा गया क्वेश्चन इसका भी कि इनकी रचना या पुस्तक कौन सी है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनकी पुस्तक है, जो कितने खंडों में विभक्त थी? 2 खंडों में। 2 खंडों में इनकी पुस्तक विभक्त है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड के बारे में हम बात कर रहे थे, इसका प्रकाशन वर्ष 1964 में हुआ था और द्वितीय खंड का जो प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। कौन सी पद्धति को साथियों? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हिंदी के प्रथम कवि थे। प्रथम कवि किसको मान रहे थे? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी के प्रथम कवि को मानते थे। और आदिकाल को इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा था। वापस एक बार रिपीट करते हैं इस चीज को कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो शालिभद्र सूरी को। और आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? प्रारंभिक काल या शून्य काल। ठीक है साथियों। इन्होंने आदिकाल को
कुछ भागों में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितने कितने भागों में, तो 3 भागों में, धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित। कौन कौन से? धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित के अंदर हम बात करें तो सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को इन्होंने धर्माश्रित के अंदर माना था। और राजाश्रित के अंदर इन्होंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रासो साहित्य को माना था। और लोकाश्रित के अंदर लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली और खुसरो की पहेलियां। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के काल विभाजन के बारे में कि इन्होंने अपने काल विभाजन को किस प्रकार बांटा था। काल विभाजन इनका प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल के बारे में हम बात करें तो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने प्रारंभिक काल को बांटा था। और मध्य काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। ठीक है, पूर्व मध्य काल का हम सन देखें तो 1850 से 1500 ईस्वी तक तो इन्होंने पूर्व मध्य काल को विभक्त किया था। और उत्तर मध्य काल को 1500 से 1857 ईस्वी तक विभक्त किया था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो सन माना था इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी तक। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमने बात की थी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में, क्योंकि इनके बारे में कुछ ज्यादा विशेष डिटेल कुछ भी नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं अपने पास डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, जो अपने नवे नवे लेखक थे डॉक्टर नगेंद्र। इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका सामान्य परिचय के बारे में सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इनका हमारे को यही नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, कहाँ के रहने वाले, तो हमने तो फिर पढ़ना भी आगे बेकार ही है। तो डॉक्टर नागेंद्र जी के बारे में हम बात करते हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1915 को कहाँ हुआ था? अलीगढ़ के अंदर। कहाँ हुआ था साथियों? अलीगढ़ के अंदर। निधन के बारे में हम बात करें तो 27 अक्टूबर 1999 को इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इनकी पुस्तक के बारे में हम बात करें तो इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है साथियों? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका इसका प्रकाशन कब किया था? 1973 ईस्वी में इसका संपादन किया था। और संपादन करने के जब इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसका संपादन किया था तो तब इनके साथ और कौन थे? लाला हरदयाल इनके साथ थे। लाला हरदयाल जी इनके साथ मिलकर, इन दोनों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में नगेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, हम नगेंद्र जी के काल विभाजन के बारे में बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र जी आदिकाल को, इनका आदिकाल का काल विभाजन कब से मानते हैं? भक्ति काल का कब से माना? और रीति काल और आधुनिक काल का। तो आदिकाल का इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल के बारे में बात करें तो भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक इनका काल विभाजन माना। रीति काल का 17वीं सदी से 19वीं सदी तक माना था। और आधुनिक काल का 19वीं सदी से अब तक का समय जो इन्होंने माना था। ठीक है, आगे हम बात करें इनके नामकरण के बारे में कि जो डॉक्टर अपने नगेंद्र जी हैं, इन्होंने आधुनिक काल को या फिर आधुनिक काल को इन्होंने किस किस नाम से बताया था? तो आधुनिक काल को सबसे पहले भारतेंदु जो युग है, इसको इन्होंने पुनर्जागरण के काल के नाम से इन्होंने नामकरण किया था। और उसका जो प्रकाशन सन क्या माना था? तो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आगे द्विवेदी युग के बारे में बात करें तो द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा था? जागरण सुधार काल। और इसका जो सन है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक माना था। आगे छायावाद का जो इन्होंने सन माना था 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल 1938 से 1953 ईस्वी तक। प्रगतिवाद को 1938 से 1943 ईस्वी और प्रयोगवाद को 1943 से 1953। ठीक है साथियों, और नवलेखन काल 1953 से अब तक की ईस्वी तक। आगे हम बात करें अपने पास जो 10वीं जो अपने पास रचना थी वो नागरिक प्रचार सभा काशी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो इसकी जो रचना थी वो थी हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। क्या था? हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो राधा कृष्ण दास 16 जुलाई 1893 को इसका इन्होंने जो इसका प्रकाशन किया था। काशी नागरिक प्रचार सभा के मुख्य संस्थापक के बारे में बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास इनके मुख्य संस्थापक रहे थे। सहयोगी के बारे में बात करके इन्होंने किसने सहयोग किया था? तो राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह कुमार ने उनका सहयोग किया था। और छठे खंड में रीतिकाल की भूमिका किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। छठे खंड में रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। जो ये अपने नागरिक प्रचार सभा काशी, इसके कितने खंड थे? 16 खंड। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक योजना के अंदर इन्होंने कितने खंड माने थे? 16 खंड। और बाद में कितने और जुड़े थे? तो बाद में 2 और खंड जुड़े थे। तो इनके जो 16 खंड है इनके बारे में हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आए साथियों के
नागरिक प्रचार सभा काशी के अंदर कुल कितने खंड है या फिर योजना कितने खंडों में बनाई गई थी, तो 18 खंड बताना है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक इनके खंड कितने खंडों में प्रकाशित है वर्तमान में, तो 16 खंडों में ये प्रकाशित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके 16 खंडों के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों ने इसका संपादन किया था। कुछ मोस्ट जो खंड है इनके, उनके बारे में पहले बता रही हूँ आपको कि जिनके मोस्ट खंड है, तो प्रथम खंड है इनका हिंदी साहित्य की आधार पीठिका, जिसका प्रकाशन क्या है 1957 ईस्वी, और इसका संपादन किसने किया था, डॉक्टर राजबली पांडेय ने। दूसरा खंड इनका जो है वो किसने, खंड का नाम क्या है, हिंदी भाषा का विकास, और कब प्रकाशित हुआ था, तो 1965 ईस्वी में इसको प्रकाशन हुआ था। और किसने संपादन किया था, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसका संपादन किया था। इसके बाद हम आगे बात करें छठे खंड के बारे में। इसका जो छठा खंड भी इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल। रीतिकाल का जो छठा खंड इस नाम दिया, क्या नाम दिया था, रीतिकाल। और कब इसका प्रकाशन सन क्या था, 1958 ईस्वी। और संपादन किसने किया था, डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संपादन किया था। इसके बाद हम आगे बात करें तो इसका 10वां खंड है। 10वां खंड कौन सा खंड है, 10वां खंड है। इसका नाम क्या था, उत्कर्ष काल या फिर काव्य। उत्कर्ष काल, उसके अंदर में क्या, काव्य। और इसका प्रकाशन कब था, 1971 ईस्वी। और इसका संपादन किसने किया था, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो अंतिम इनका जो खंड है वो है 16वां खंड। कौन सा है, 16वां खंड। और खंड का नाम है हिंदी का लोक साहित्य। इसका संपादन करने वाले जो दो लेखक थे, अपने पास दो कवि थे। तो प्रथम संपादन किया था इन्होंने कृष्णदेव उपाध्याय ने, और दूसरा संपादन करने वाले थे कौन थे, राहुल साकरत्यायन ने। यानी कि साथियों, ये अपने पास कुछ 16 खंड थे, उसमें से कुछ मोस्ट खंड वो है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं तो 16 खंडों के बारे में। तो मैंने शायद पिछले वीडियो में बता दी थी कि इसके 16 खंडों के बारे में चर्चा कर ली थी, तो वापस दोबारा चर्चा नहीं करेंगे इसके 16 खंडों के बारे में। कुछ मोस्ट खंड थे तो उनके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। तो साथियों, आज की कक्षा रहने वाली है यहीं तक, इसका समापन हम यहीं तक करने वाले हैं। आगे की हम चर्चा करने वाले हैं, तो जो जितने भी लेखक हैं उन सबके कालक्रम जो है उनको सबको एक साथ हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब कि आपको कहीं ऐसा नहीं कि जैसे मिस्र बंधु को पढ़ा तो उनका कालक्रम क्या है, फिर वापस दूसरे अगले को पढ़ो तो उसको भूल जाओगी। तो सबका कालक्रम हम एक अनुसार चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, आज के लिए यही, धन्यवाद।